हेलो एवरीवन। हमने चरक संहिता में इंद्रिय स्थान की जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर ही जो है वो 7 नंबर श्लोक तक देखा था, वर्ण स्वरम इंद्रिय अध्याय। अब 8 नंबर श्लोक से हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो भी भाव हम इंद्रिय स्थान में पढ़ने वाले हैं उनको कंप्लीट किया था। पुरुष आश्रित और पुरुष अनाश्रित भावों को देखा था, प्रकृति और विकृति के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ 8 नंबर श्लोक से वर्ण अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तत्र आदितम एव वर्ण अधिकारः, मतलब इसके आगे अब वर्ण अधिकार की बात कर रहे हैं इनिशियली। तद्यथा कृष्णः श्याम श्याम अवदात अवदातश्च इति प्रकृतिवर्णा शरीरस्य भवन्ति, याश्च अपरान् अनुपेक्ष्यमाणो विद्यात् नुक्तान् अन्यथा वा अपि निर्देश्यमाना तज्ज्ञेय। मतलब यहाँ पे अब वर्ण अधिकार के बारे में बात की जा रही है। और वर्ण अधिकार में जो ये आपके 4 वर्ण दिए गए हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नंबरिंग नहीं दी है कि 4 ही हैं ये, मतलब नाम अगर आप काउंट करो तो ये 4 ही हैं, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। ये 4 कलर हैं जो प्राकृत बोले गए हैं। इसके अलावा इसी के जैसे वर्ण जो इससे थोड़े रिलेटेड हों और जन्म से ही जो किसी को हो, मतलब जैसे थोड़ा कोई जन्म से ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा श्याव वर्ण। अब आगे अगर आप देखोगे विकृत वर्ण को 9 नंबर श्लोक में, तो श्याव वर्ण वहाँ पे वैकृत में आया है। लेकिन अगर उस बाय बर्थ ही उसका कॉम्प्लेक्शन श्याव है तो वो विकृत वर्ण नहीं होगा उसके लिए। तो ये जो कलर बताए कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात या अवदात, इन्हीं से रिलेटेड कुछ वर्णों का होना या यही वर्णों का होना, ये नॉर्मली नॉर्मल कलर बोले गए हैं, प्राकृत वर्ण यहाँ पे बताए गए हैं। ये वैद्य को समझना चाहिए। अब पहले पेशेंट इन वर्ण का नहीं था और अब इनका हो गया तो ये विकृत भी कहे जा सकते हैं, ऐसा भी समझना है आपको। 9 नंबर श्लोक में क्या बोला? नील श्याव ताम्र हरित शुक्लाश्च वर्णा शरीरस्य विकारा भवन्ति, याश्च अप्र अनुपेक्ष्यमाणो विद्यात् प्राग विकृत्यान् भूत उत्पन्नान् इति प्रकृति विकृति वर्णा भवन्ति उक्ता शरीरस्य। मतलब कोई भी ऐसा वर्ण जो पहले से नहीं था वो आ गया उसमें, या इन्हीं से रिलेटेड कोई भी वर्ण आ गया तो वो विकृत वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है विकृत? नील, श्याव, ताम्र, हरित, शुक्ल। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ये तो हमारे समझने के लिए है इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। कोई पेशेंट अगर सपोज करो, वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर आप मानो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो पहले से ही थोड़ा ताम्रवर्णी है, वो है ना, पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन ही ऐसा है कि वो ताम्रवर्णी है उसका कॉम्प्लेक्शन, और वो बाय बर्थ है उसका ऐसे, तो आप उसको विकृति की ओर नहीं ला सकते। अब वो ताम्रवर्णी था और वो आगे आपको कृष्णवर्णी या अवदात हो जाए तो वो विकृति में आ जाएगा। आप ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि वो जन्म से कैसा वर्ण था उसका, अब कैसा हुआ है, और उसकी बॉडी में भी कोई और चेंजेस हैं क्या। ठीक है, तो प्राकृत और वैकृत वर्ण को देखना है, लेकिन विकृति के उत्पन्न होने से पहले क्या कंडीशन थी पेशेंट की ये भी जानना ज़रूरी है। तो लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, तो उसमें से तो बुक में जो लिखा है एज इट इज़, जो संहिता में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो निम्न में से बोलेंगे कि निम्न में से कौन सा विकृत वर्ण है, तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं श्याम में, क्योंकि ये तो नीला, तांबा, तांबे जैसा, हरा या शुक्ल, ये तो नहीं होगा कोई इतना ना। श्याव और श्याम में कंफ्यूजन होता है। तो श्याव वो में लास्ट वो है, तो वो फॉर विकृत है। वो श्याव विकृत वर्ण में आया है और श्याम प्राकृत वर्ण में आया, ये ध्यान रखना है। फिर ये बोला है नेक्स्ट 10 नंबर श्लोक में, तत्र प्रकृति वर्णम अर्धम शरीर है। जो ये प्राकृत वर्ण बोले ये आधे शरीर में हो, और विकृत वर्णम अर्ध शरीर है, या विकृत वर्ण आधे शरीर में हो। ये आधे शरीर पे उसके प्राकृत वर्ण है उसका, आधे में ये विकृत वर्ण वाले जो बोले हैं वो हो आधे शरीर पे। द्वाव अपि वर्णो मर्यादाम विभक्तो दृष्टवा, और यह दोनों ही ये मर्यादा विभक्तो दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके बीच में डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। मतलब पेशेंट जब आपके पास होगा, आपके पास आएगा, अगर आप उसकी बॉडी को सेजाइटल सेक्शन में कट कर दो, सेजाइटल सेक्शन में कट करने पर आपके बॉडी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है, यद येव
स्वय दक्षिण विभागेन, मतलब उसका जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्शन हो, एक तरफ प्राकृत एक तरफ विकृत, ठीक है। यद एवं पूर्व पश्चिम विभागेन, पूर्व पश्चिम विभागेन कोरोनल सेक्शन उसकी बॉडी का देखें तो आगे बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है फ्रंट से देखे पेशेंट को तो अलग है, और पीछे की पोस्टीरियर साइड से देखें एंटीरियरली अलग कलर है, पोस्टीरियरली पेशेंट को अलग कलर आ रहा है बॉडी में, वो भी क्या होगा, आपका अरिष्ट होगा। यद उत्तर अधर विभागेन, उत्तर ऊपर की ओर नीचे की ओर, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में बॉडी को कट कर दे तो बॉडी के अपर पार्ट में अलग कलर है और लोअर पार्ट में अलग है। यद अंतः बहिर्विभागेन, और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का, कुछ बॉडी ऑर्गन्स की नहीं, अब खोल के तो नहीं देखेंगे पेशेंट को, हम बात करें नासिका के अंदर, मुख के अंदर का कॉम्प्लेक्शन, कान के अंदर का, इन सब चीज़ों की बात करें तो अंत और बहिर्विभागेन जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत अलग है। और आतुरस्य अरिष्टम इति विद्यात, इसको अरिष्ट मानना चाहिए, ठीक है। कोई भी बॉडी में चाहे वो प्राकृत या विकृत वर्ण हो, आधे आधे भाग में विभाजित हो, या तो वो राइट और लेफ्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर, अपर और लोअर, अंतर और बाहर, इन सब में डिवाइडेशन हो, पूरा प्रॉपर मार्जिन दिखाई दे रहे हो, वो आतुर में अरिष्ट समझना चाहिए। एवं एव वर्ण भेदो मुखे अपि अन्यत्र वर्तमानो मरणायम भवति, और यही वर्ण का भेद अगर सिर्फ मुंह पे हो, हाथ पैरों में हो, तो भी वो मरण वाला है, मतलब अरिष्ट है, ऐसा समझना चाहिए आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है लाइन आगे, वर्ण भेदेन, वर्ण भेद से ही आपको ग्लानि हर्ष रोक्ष स्नेहा व्याख्यातः, इन्हीं से आपको ग्लानि हर्ष रुक्षता और स्नेहता को भी समझना चाहिए। इन्हीं से मतलब इसी डिवाइडेशन में आपको समझना है, मतलब पेशेंट के आधे भाग में ग्लानि हो, आधे भाग में हर्ष हो, हर्ष का मतलब उपचय की बात हो रही है और ग्लानि अपचय की बात हो रही है। आधे भाग में हर्ष है, उपचय है, आधे में अपचय है, आधे में रुक्षता है, आधे में स्नेह है, तो वो आधा भाग राइट लेफ्ट भी हो सकता है, इंटीरियर पोस्टीरियर भी हो सकता है, अपर और लोअर भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने अभी पढ़ा वर्ण से रिलेटेड, वैसा ही ग्लानि हर्ष स्नेह और रुक्षता से रिलेटेड समझना है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे अगले श्लोक में, तथा पिपलु व्यंग तिलकालक पीड़का नाम अन्यतम अस्य अनने जंतुर आतुरस्येवमेव अप्रशस्तम विद्यात, इसी तरीके से अगर पेशेंट के बॉडी में पिपलू व्यंग तिल कालक पेड़ का नाम आदि कोई भी चीज़ें होती हैं, इनको भी इसी तरीके से समझो, आधे भाग में है आधे में नहीं है, आगे की तरफ है पीछे की तरफ नहीं है, ठीक है, अपर पार्ट पे है लोअर पे है ही नहीं। ये बात जैसे कि मोल जो होता है, मोल सभी को होते हैं, किसी को आँख पे, नाक पे, गाल पे, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि पेशेंट किसी व्याधि से पीड़ित है या ऐसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो है वो मोल निकलने लग गए उसको, और आधे पार्ट पे हैं आधा बिल्कुल साफ पड़ा है, तो वो फिर अरेस्ट की कैटेगरी में माना जाएगा, जो पहले से विद्यमान नहीं है। बाय बर्थ जो है वो तो नॉर्मल है, उनको इतना कुछ नहीं समझना चाहिए, बाद में अगर वो हुए हैं व्याधि स्वरूप या कैसे भी अचानक से उत्पन्न हो गए तो वो हमारे अरिष्ट में आएंगे, ठीक है, अचानक से उत्पन्न होने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है 12 में, नयन नख नयन वदन मूत्र पुरीश हस्त पाद ओष्ठ आदिषु अपि च वैकृत वैकारिकेर उक्तानि वर्णानाम अन्यतमस्य प्रादुर्भावो हीन बल वर्ण इंद्रियेषु लक्षणम आयुष क्षयस्य भवति, यानी आयु क्षय के लक्षण इसको समझने चाहिए, मतलब पेशेंट मरने वाला है या उसकी कम उम्र है ऐसा समझना चाहिए। कब कब जब पेशेंट का बल, उसका वर्ण, उसकी इंद्रियां सभी हीन भी हों, और प्लस में उसके नाखून, उसके आँखें, मुख, मूत्र पुरीष, हाथ पैर आदि में भी विकृति उत्पन्न हो गई हो, ये वर्ण आदि से रिलेटेड, ठीक है। जैसे वर्ण आदि में हमने पढ़ा, ऐसी ही विकृति अगर उसके हाथ पैर, होठ, मूत्र पुरीष, वदन, नयन, नख पे हो रही है और उसका बल वर्ण भी सब कुछ कम हो गया है, तो मतलब वो मरने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला है यहाँ पे, यश्च अन्यद अपि किंचिद वर्ण वैकृतम अभूतपूर्वम सहसोपद्यते अनिमित्तमेव हीयमान आतुरस्य शाश्वतः
तद अरिष्टम इति विद्यात इति वर्ण अधिकार है, यानी वर्ण अधिकार यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी ऐसा वर्ण जो विकृत है, जो पहले से था ही नहीं पेशेंट में, वो एकदम से सहसा उसमें अचानक से उत्पन्न हो जाए, या फिर जो पहले से था और वो सहसा एकदम चला जाए, उसको अरिष्ट मानना चाहिए। तो यहाँ तक जो हुआ वो वर्ण से रिलेटेड जो है वो अरिष्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद स्वर अधिकार शुरू होता है। स्वर अधिकारस्तु हंस, क्रोंच, नेमी, दुंदुबी, कलविंग, काक, कपोत, जर्जर अनुकारा प्राकृत स्वरा भवंती। ये प्राकृत स्वर बोले हैं। ये श्लोक ही याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ऐसे ही रटोगे तो नहीं याद रहेगा। हंस, क्रोंच, नेमी, दुंदुबी, कलविंग, काक, कपोत, जर्जर अनुकारा, ये प्राकृत स्वर हैं। और याश्च अपर अनुपेक्ष्यमाणो अपि विद्यात अनुक्तोन अन्यथा वा अपि निर्देश्यमानम तज्ज्ञेय। मतलब इन्हीं के जैसे इनसे रिलेटेड अलग भी जो वर्ण जो स्वर आदि हैं वो पेशेंट में हो पहले से ही, तो वो नॉर्मल आपको समझने चाहिए। एडक, कल, ग्रस्त, अव्यक्त, गदगद, क्षाम, दीन, अनुकीर्णस्तु आतुराणाम स्वर वैकारिका भवंती। इस तरीके के जो स्वर हैं ये वैकारिक स्वर बोले गए हैं, इनसे रिलेटेड या इन्हीं के जैसे जो पहले से नहीं थे पेशेंट में। यश्च अपरा अनुपेक्ष्यमाणो अपि विद्यात् प्राग विकृतान भूतोत्पन्नाम्न इति प्रकृति विकृति स्वारा व्याख्याता भवंती। ये प्राकृत और विकृत स्वरों के बारे में बताया गया। ये नाम जरूर याद होने चाहिए, प्राकृत और विकृत वर्ण और स्वर के दोनों के। 15 और 16 नंबर श्लोक में क्या बोला गया यहाँ पे, तत्र प्रकृति वैकृतिकाणाम स्वराणाम आशु अभिनिवृत्ति स्वर अनेकत्व एकस्य च अनेकत्वम अप्रशस्तम इति स्वर अधिकारः। यानी जो प्राकृत या वैकृत स्वर हैं वो आप एकदम से पेशेंट में बहुत जल्दी से उत्पन्न होंगे। मतलब जो प्राकृत थे वो विकृति में उत्पन्न हो गए, या अगर उसको वैकृत थे पहले से और वो प्राकृत स्वर की तरफ भी चले गए, या फिर अनेक प्रकार के जो स्वर हैं वो उत्पन्न हो गए, या एक ही प्रकार के अलग अलग स्वर आ रहे हैं पेशेंट में, तो वो सब भी अप्रशस्त माने जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ण स्वर अधिकार के बारे में यहाँ पे बता दिए हैं। इति वर्ण स्वर अधिकारो यथावत उक्तो मूर्छितः लक्षण ज्ञानार्थम इति। ये जो ज्ञान अर्थ जो आपको लक्षण यहाँ पे वर्ण स्वर से रिलेटेड दे दिए गए हैं। अब इन्होंने देखो अभी बीच में आया था ना कि जो वर्ण है उससे रिलेटेड, स्नेह से रिलेटेड, ग्लानि से रिलेटेड, हर्ष से रिलेटेड भी वर्ण के अकॉर्डिंग समझो, तो उसको अब फिर से यहाँ पे बता दिया इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास 17 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक देखो। यस्य विकारिको वर्ण शरीरम उत्पद्यते अर्धे वा यदि वा कृष्णे निमित्तम न च न अस्ति स। मतलब कोई भी वैकृत वर्ण शरीर में उत्पन्न हो गया, या तो आधे भाग में या पूरे भाग में, और जो पहले नहीं था वैसा हो गया, वो सब अरिष्ट है। नीलम वा यदिम वा श्यावम ताम्रम वा यदि वा अरुणम। अरुण वर्ण, ताम्र वर्ण, श्याव वर्ण या नील वर्ण। मुख अर्धम अन्यथा वर्णो मुखार्धे अरिष्टम उच्यते। आधे भाग में ये हुए वर्ण उत्पन्न, तो ये आधे भाग वाले अरिष्ट आ जाएंगे हमारे पास। फिर नेक्स्ट है स्नेहो मुखार्धे सुव्यक्तो रोक्षम अर्धम मुखे वृषम। आधे भाग में स्नेह है, आधे भाग में रुक्षता है। ग्लानिर अधरे तथा हर्षे मुखार्धे प्रेत लक्षण। आधे भाग में ग्लानि है, आधे भाग में हर्ष है, मतलब प्रेत लक्षण है। प्रेत मतलब मृत्यु सूचक लक्षण है ये। फिर तिलका पिपलो व्यंगाश्च राज्या पृथक विधा आतुरश्च आशु जायन्ते मुखे प्राणान मुक्षितः। मुखे मतलब मुख की बात की गई है, तो मुख में आधे भाग में, जैसे आधा 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 शुरू था ना, ये यहाँ पे सब चीज़ें ऐसी बताई हैं, वैकृत वर्ण आधे पे हो, पूरे पे हो, आधे पे नील वर्ण, आधे पे कैसा वर्ण है, आगे आधे पे स्नेह, आधे पे रुक्षता, आधे पे ग्लानि, आधे पे ये, तो ये भी आधा ही समझना है आपको। यानी तिल, कालक, पिपलू, व्यंग, राजी आदि ये आधे मुख में हो तो भी वो मतलब मरने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद पुष्पाणी नख दंतेशु पंको व दंत संश्रितः। नख दंत पे अगर उसके पुष्प जैसी आकृति बन जाए, पंको व दंत संशीर्ण, दांतों पे अगर मल आदि जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, चूर्ण को व अपि, और चूर्ण जैसा झड़ रहा है, मतलब दांतों पे इतना ज़्यादा मैल है, दंतेशु लक्षणम मरणस्य वा, तो मतलब मृत्यु सूचक लक्षण है ये।
ओष्ठ्यो पादयो पाणियो अक्षिणो मूत्रपुरीष्यो नखेषु अपि च वैवर्ण्यम एतत् क्षीण बले अंतकृतः। अंतकृत होती है मारने वाली ये प्रॉब्लम है कब, जब व्यक्ति का बल क्षीण हो और उसके हाथ पैर होठ मूत्र पुरीष नख आदि में विवर्णता आ जाए, तो मतलब वो मरने वाला है। फिर यस्य नीलाव उभाव ओष्ठो पक्व जम्बू सन्निभो, उसके दोनों होठ जो है वो नीले हो गए हो पक्व जम्बू के जैसे। मुमूर्षुर इति तम विद्यात नरो धीरो गतायुषा, मतलब धीर पुरुष को, मतलब धीर वैद्य को उसको क्या समझना चाहिए कि वो जल्दी मरने वाला है। एको वा यदि वा अनेको यस्य वैकारिकः स्वरः सहसा उत्पद्यते जंतुर हीयमानस्य नास्ति स, मतलब एक प्रकार के अनेक प्रकार के वैकारिक स्वर अगर किसी में एकदम से उत्पन्न हो जाएं जिनका कोई कारण ना हो, तो मतलब वो मरने वाला है, वो मनुष्य को मारने ही वाला है, अरिष्ट है, ये समझना चाहिए। यश्च अन्य अपि किंचित स्याद व्यकृतम स्वर वर्ण्यो, ये विकृत जो स्वर वर्ण की जो विकृतियां बताई सारी अगर उसमें प्रेजेंट है, बल मास विहीनस्य तत् सर्वम मरणोदय, यानी ये ऐसा पुरुष मरने ही वाला है जिसमें स्वर और वर्ण से रिलेटेड विकृतियां आ गई और उसका बल और मांस भी हीन हो चुका है। तो तत्र श्लोका करके यहाँ पे क्या बोला, इति वर्ण स्वराव उक्तो लक्षणार्थे मूर्छताम यस्तो सम्यक विजानयाति न आयुर ज्ञाने स मुह्यति, मतलब आयु के ज्ञान करने में उसको कभी मोह प्राप्त नहीं होता जिसको वर्ण स्वर आदि जो लक्षण यहाँ पे बताए वो अच्छे से जानता है। तो ये चैप्टर जब शुरू हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से श्लोक प्रकृति और विकृति के ऊपर, कौन से वर्ण प्राकृत हैं कौन से विकृत हैं उनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर इंद्रिय स्थान पे बनेंगे तो इस चैप्टर से ज़रूर बनता है। तो ध्यान से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और ओपीडी लेवल पर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना है, 5 नंबर 10 नंबर के हिसाब से सोचना है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ये है कि आपको एग्ज़ाम देने में थोड़ा अच्छा हो, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में उस चीज़ के पता चले, ये ही एक मेन मोटिव है। तो आपको इस चीज़ को अपनी ओपीडी में, अपने जो दैनिक आपकी वो है उसमें किस तरीके से इस चीज़ को देखना है, किस चीज़ से ऑब्जर्व करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हम अपनी जो ऑडियोज़ हैं वीडियोज़ हैं उनमें सिर्फ वहाँ पे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करे तो आपको वो पॉइंट्स कुछ बता देते हैं, लेकिन सिर्फ उसी का पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होके रह जाना ऐसा नहीं है। आप इसको कैसे पेशेंट में यूज़ कर सकते हो, पेशेंट के लिए इसको लाभकारी बना सकते हो, खुद के लिए समझने के लिए अच्छा बना सकते हो, ऐसा ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर वर्ण स्वरम इंद्रियम अध्याय वो कंप्लीट होता है। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।